गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव विचारधारा के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसी बात के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। और आज है 27 अप्रैल और हम बात करेंगे 27 अप्रैल के करंट अफेयर की। ठीक है, और सबसे पहले हम अपने डेली के मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी का एक विचार था कि काम की अधिकता नहीं, अनियमितता व्यक्ति को मार डालती है। यानी अगर आपके पास काम अधिक है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको एक सीरियल में बनाइए, देखिए कि कौन सा काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो अगर ये लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी ना आपकी, और आपको पता हो जाएगा कि कौन सा काम किस टाइम पर करना है, तो कितना भी काम अधिक हो, आप उस सिचुएशन से बहुत ही अच्छे तरीके से निकल सकते हैं। तो इसी विचारधारा के साथ में पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन दिवस यानी इंटरनेशनल डिजाइन डे के बारे में, जो हर साल 27 अप्रैल को मनाई जाती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ग्राफिक डिजाइन एसोसिएशन के द्वारा। और सबसे पहले 1995 में इसको मनाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 27 अप्रैल 1963 को डिजाइन परिषद की स्थापना करी गई थी। और इसी की याद में ही 27 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल डिजाइन डे या विश्व ग्राफिक दिवस मनाया जाता है। विश्व स्टेशनरी दिवस यानी वर्ल्ड स्टेशनरी डे सेलिब्रेट करा जाता है 26 अप्रैल को। और इस दिन ये इसलिए किया जाता है ताकि हमें कागज के उपयोग के बारे में पता चले, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चले। और जो हम कंप्यूटर पे आधारित हो गए हैं, सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसके बीच में थोड़ा सा समय निकाल कर हम अपने स्टेशनरी, अपने बुक्स और अपने उन डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करें जो हमने कागज के रूप में इस्तेमाल करा है। अगर इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 2012 से ही इसको मनाया जा रहा है हर साल, जो अप्रैल महीने का अंतिम बुधवार होता है उस दिन। और मैं आपको बता दूं कि हमने, जैसा कि हिस्ट्री वाले जो बच्चे होंगे, जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे, उनको मैग्ना कार्टा के बारे में जरूर पता होगा। मैग्ना कार्टा क्या था? ये एक ब्रिटिश इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज था, जिसको 1215 में बनाया गया था। तो इसी की याद में ही इसकी जब 800 नंबर की जयंती थी, 800 नंबर की वर्षगांठ थी, सॉरी जयंती नहीं, वर्षगांठ थी, तो उसी अवसर पर ही 2012 में इस दिन को मनाने के लिए स्टार्ट किया गया था। यानी वर्ल्ड स्टेशनरी डे को मनाने के लिए डिसाइड किया गया था। वर्ल्ड स्टेशनरी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट वेडनेसडे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर सिंस 2012। ओके, मतलब तो 2012 से ही हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैग्ना कार्टा के को जब बनाया गया था, उसकी जब 800 नंबर की एनिवर्सरी थी, तो उस अवसर पर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाने लगा था। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 26 अप्रैल को हम मनाते हैं। ये जो घटना है, ये पूर्व सोवियत संघ की है, जो 26 अप्रैल 1986 को घटित हुई थी। इस घटना में क्या हुआ था, तो वहां पर पूर्वी सोवियत संघ में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी चेरनोबिल में। और उसमें एक रासायनिक धमाका हुआ, और इस धमाका की वजह से बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो वातावरण में फैल गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। एक इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हुआ, जो हमारा पर्यावरण है वो भी दूषित हुआ था। तो इस दिन की याद में ही यूएन ने, यानी संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड किया था कि 26 अप्रैल 2016 से ही इस दिन की घोषणा कर दी गई थी कि हर साल हम 26 अप्रैल को इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे, जिससे कि हम परमाणु ऊर्जा का आज के टाइम में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। तो अगर परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके खतरों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जब इस एक्सीडेंट के 30th एनिवर्सरी थी, उसी अवसर पर ही इसको स्टार्ट किया गया था, एक इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने के लिए। ठीक है, और वो कब थी, तो वो 2016 में थी जब इसको स्टार्ट किया गया था। अनंत माहेश्वरी को नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। यानी अब नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन होंगे? अनंत
माहेश्वरी होंगे। और ये किसकी जगह ले रहे हैं, तो ये जगह ले रहे हैं कृष्णन रामानुजम की। ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसको हम नेस्कॉम कहते हैं, इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1988 में करी गई थी। और मैं आपको बता दूं कि जो आईटी सेक्टर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट निकाय है नेस्कॉम। अच्छा, ये जो नेस्कॉम के माध्यम से ही जो भारत की जीडीपी है, निर्यात है, रोजगार है, बुनियादी ढांचे हैं और वैश्विक दृश्यता है, इसमें अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। स्पेशली जो आईटी सेक्टर है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो बीपीओ है यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, इसके लिए नेस्कॉम पूरी तरीके से समर्पित एक कंपनी है, जिसके नए चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं अनंत माहेश्वरी जी। देखिए, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीकांत एम भाड़ीवाड़। ठीक है। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये जगह ले रहे हैं पी गोपी कृष्णा की। अच्छा, पी गोपी कृष्णा जी को क्या करा गया है, तो पी गोपी कृष्णा जी को केनरा बैंक का सर्कल हेड बनाया गया है बेंगलुरु का। ठीक है ना। देखिए, एमएमए फेडरेशन, एमएमए फेडरेशन का मतलब क्या है समझ लेते हैं थोड़ा सा, यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन है, और उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है महावीर सिंह फोगाट को। कौन बनाया गया है, महावीर सिंह फोगाट। और इनके लिए किसने बोला है, तो इनके लिए जो MMA1 फेडरेशन के अध्यक्ष हैं मोहम्मद अली बुधवानी, उनके द्वारा फोगाट को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की बात कही गई है, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और जो महावीर सिंह है वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि महावीर सिंह कुश्ती वर्ग के विश्व प्रसिद्ध पहलवान हैं और प्रशिक्षक हैं, है ना। पहलवान भी हैं वो, और एक तरीके से रेसलर भी हैं और कोच भी हैं, किसके लिए, कुश्ती वर्ग के लिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं मिश्रित मार्शल आर्ट के बारे में। ठीक है। जो ये मिश्रित मार्शल आर्ट यानी MMA है, ये जो वर्ड आया है सबसे पहले 1993 में आया था। टीवी समीक्षकों के द्वारा दिया गया था। टेलीविजन समीक्षक थे जो UFC फर्स्ट की समीक्षा कर रहे थे, उन्होंने मिश्रित मार्शल आर्ट ये शब्द दिया था। और इसमें हाथापाई करी जाती है, जमीनी लड़ाई करी जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है। UFC क्या है, तो UFC एक अमेरिकी मिश्रित मार्शल आर्ट प्रमोशन कंपनी है, यानी मिश्रित मार्शल आर्ट को प्रमोट करने वाली कंपनी है, जो जफा के द्वारा संचालित होती है और एंडेवर ग्रुप का हिस्सा है, यानी एंडेवर ग्रुप होल्डिंग की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो 2022 में ही UFC विश्व की सबसे बड़ी MMA प्रमोशन कंपनी है, 2022 तक का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो। ठीक है। और इसमें ये जो मिश्रित मार्शल आर्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 12 भार वर्ग शामिल हैं, जिसमें 8 जो हैं वो मेल वर्ग के लिए हैं और जो 4 हैं वो फीमेल वर्ग के लिए हैं। और इसकी स्थापना कब करी गई थी, यानी UFC की स्थापना कब करी गई थी, तो 1993 में करी गई थी। और 2001 से इसके अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं डाना वाइट। कौन काम कर रही हैं, डाना वाइट। और इसका मुख्यालय आपको USA के नेवादा के लास वेगास में देखने को मिलेगा। और हम MMA फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, MMA फर्स्ट फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो मोहम्मद अली बुधवानी है, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पावर ग्रिड के बारे में। पावर ग्रिड यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की जो एक महारत्न कंपनी है, उसको द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो अमेरिका के मियामी में आयोजित किया गया था ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023। और इसी समारोह में जो पावर ग्रिड के कार्मिक विभाग के निदेशक हैं, डायरेक्टर है डॉक्टर VK सिंह, उनको प्रदान किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि 2019 से ही 60 महीनों के लिए किसान केंद्रित परियोजना स्टार्ट करी गई है पावर ग्रिड के द्वारा। कहाँ पर, तो उड़ीसा का जो कालाहांडी जिला है वहाँ का जयपटना ब्लॉक है। वहां पर 10 गांवों में वाटरशेड प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी, बेहतर फसल प्रबंधन
और साथ में ही कृषि की उत्पादकता बढ़ाई गई है, ग्रामीणों की आजीविका में सुधार हुआ है। इस काम की वजह से ही पावर ग्रिड को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, पावर ग्रिड लेज एम्फसिस ऑन गेटिंग इन्वॉल्व इन सेवरल CSR programs for the community and the environment, यानी पर्यावरण के विकास के साथ साथ पर्यावरण को ध्यान रखते हुए जो समुदाय का विकास किया गया है, समाज के लिए काम किया गया है, इसके लिए ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो एक महारत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो रिलेट करती है, उसको ग्लोबल गोल्ड अवार्ड दिया गया है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जी, हम बात कर रहे हैं मुंबई के बारे में। मुंबई का जो बीकेसी क्षेत्र है, वहां पे SBI अपना चौथी स्टार्टअप शाखा खोल रही है। यानी स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए SBI जो है अपनी 4th शाखा खोल रही है मुंबई में। और चेयरमैन जो है SBI के दिनेश खरा, उन्होंने इसका उद्घाटन करा है और इसके उद्देश्यों के बारे में बात करा है। देखिए, ये जो स्टार्टअप खोला गया है, स्टार्टअप के लिए जो SBI की शाखा खोली गई है, ये जो ब्रांच खोला गया है मुंबई में, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? तो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी जो स्टार्टअप्स हैं, और साथ में ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ट्रेजरी एडवाइजरी दी जाएगी और सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाएगी SBI की इस ब्रांच के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिए। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जिसको चीतों के रहने के लिए दूसरा निवास स्थान बनाने की बात कही गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गांधी सागर सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये पूरी तरीके से चीतों के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट एरिया, अगर मैं कह दूं परफेक्ट एरिया है तो वो है। अगर इसकी लोकेलिटी के बारे में बात करें तो गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, और मध्य प्रदेश का ही जो उत्तरी पश्चिमी एरिया है, यानी जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, वहां पर आप देखेंगे 2 जिले कवर होते हैं, मंदसौर और नीमच जिले, जिसमें ये आता है और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। 1974 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अधिसूचित किया गया था, यानी रजिस्टर्ड किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो चंबल नदी बहती है और चंबल नदी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ पर आप खैर, सलाई, करदही, धावड़ा, तेंदू और पलाश आदि जैसे प्रमुख जो वृक्ष प्रजातियां हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी, और साथ में ही इसमें बहुत सारे पशु देखने को मिलेंगे, चिंकारा, नीलगाय, चित्तीदार हिरण, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा और सियार। ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक अवशेष भी या पुरातत्व से रिलेटेड जो धार्मिक केंद्र हैं वो भी देखने को मिलेंगे, जैसे कारकेश्वर मंदिर और हिंगलाजगढ़ किला। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बी डेवलप्ड एज अ सेकेंड हैबिटेट फॉर चीता, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। चंबल नदी इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जो नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश है वहां पर आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। 1974 में इसको रजिस्टर्ड किया गया था, नोटिफाइड किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में, और साथ में ही राजस्थान की सीमा से ये लगती है। Australia will host the 3rd in-person Quad Summit on 24 May in Sydney. सिडनी में 24 मई को ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है 3rd in-person क्वाड समिट को। ये जो क्वाड समिट है इसमें 4 देश हैं। वो 4 देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन, जापानी PM फुमियो किशिदा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एथनी अल्बनीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि क्वाड की स्थापना करी गई थी 2007 में, लेकिन 2007 के बाद से ये काफी ज्यादा निष्क्रिय संस्था के रूप में काम कर रही थी, मतलब बिल्कुल निष्क्रिय थी, इसकी मीटिंग नहीं होती थी और इस पर कोई बात नहीं होती थी। लेकिन 2017 से फिर से ये स्टार्ट हो गई है, इसमें मीटिंग्स होनी और बातचीत करनी स्टार्ट कर दी गई है 2017 से। सितंबर 2021 में वॉशिंगटन DC में अमेरिका में क्वाड समिट हुई थी, और यहाँ पर चूंकि 2021 था तो हम सबको पता है कि कोविड टाइम चल रहा था, है ना। तो कोविड टाइम से रिलेटेड जो वैक्सीन थी उसको प्रोवाइड कराने के लिए, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो मुद्दे थे
और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मुद्दे थे उस पर चर्चा करी गई थी। देखिए जो क्वाड लीडर्स हैं, जब ये सबमिट हुई थी तो उसमें ये भी डिसाइड करा गया था कि 2022 में जो एशिया पैसिफिक वाला रीजन है वहां पर 1 बिलियन डोजेस कोविड-19 के प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ में ही ये प्लेस ली गई थी, ये शपथ ली गई थी कि 2025 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्रमोट किया जाएगा या उस उद्देश्य को पाने की कोशिश करी जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। हम सबको पता है कि हमारे पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट हैं। 7 कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है। और जब आप दक्षिणी गोलार्ध को देखोगे, हम वर्ल्ड को या पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जब आप सदर्न गोलार्ध को देखोगे यानी सदर्न हेमिस्फीयर को देखोगे तो वहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा, जिसकी राजधानी कैनबरा है। सम्राट यहाँ पर चार्ल्स तृतीय हैं, गवर्नर जनरल डेविड हर्ले हैं और प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज है। देखिए 25 अप्रैल को 4th मीटिंग हुई है इंडिया मोजाम्बिक ज्वाइंट डिफेंस वर्किंग ग्रुप की, है ना, 25 अप्रैल को नई दिल्ली में। और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो भारतीय रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं अमिताभ प्रसाद और मोजाम्बिक के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव हैं कासीमीरो ऑगस्टो मुयो, इनके द्वारा करी गई है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं जो अभी समिट हुई थी 25 अप्रैल को, तो इसमें भारत और मोजाम्बिक के बीच में जो डिफेंस सिस्टम है उससे रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग को किस तरीके से इन्हेंस किया जा सके, साथ में ही मिलिट्री जो एक्सरसाइज होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको किस तरीके से बिल्डअप किया जा सके और इन ट्रेनिंग्स को और इन एक्सरसाइजेस को किस तरीके से दोनों देशों के बीच में प्रोवाइड करवाया जा सके, कराया जा सके, इन सभी विषयों पर बात करी गई है। और ये भी बोला गया इन दोनों देशों के साथ में कि ये अपना एक दूसरे के साथ सपोर्ट और सपोर्ट को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे और इसके लिए कमिटमेंट दी गई है डिफेंस सिस्टम के लिए। मोजाम्बिक के बारे में हम बात करेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे मैप में भी आप देख सकते हैं, तो जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उसका जो मिडिल अफ्रीकी जो क्षेत्र है उसमें आपको मोजाम्बिक देखने को मिल जाएगा। और साथ में ही आप देख रहे हैं कि मोजाम्बिक के बगल में तंजानिया है, ठीक है, और जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के उत्तर में आपको देखने को मिल जाएगा मोजाम्बिक, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, तो मापुटो है, और इसका एक पोर्ट भी है, मापुटो, दोनों है। राष्ट्रपति फिलिप न्यासी है, प्रधानमंत्री कार्लोस एगोस्टिन्हो डो रोसारियो हैं। मुद्रा यहाँ पर मोजाम्बिकन मेटिकल चलती है और भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में संयुक्त समुद्री अभ्यास होता है। त्रिपक्षीय एक अभ्यास है ये, भारत मोजाम्बिक तंजानिया, जिसका नाम है IMT ट्राइलेट, ठीक है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत सरकार ने मिशन सागर के तहत मोजाम्बिक में खाद्य और रक्षा उपकरण भेजे थे। महिला संबंधी अधिकारों के लिए बड़े कदम के रूप में जापान में गर्भपात की गोली को मंजूरी दे दी गई है, यानी एबॉर्शन पिल को अप्रूव कर दिया गया है जापानी गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन्स राइट के लिए। अब हमारे पास न्यूज़ है IIT मद्रास से। तो IIT मद्रास का 64th नंबर का जो स्थापना दिवस है वो सेलिब्रेट करा गया था और इसी अवसर पर जो इसके डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट के, जिनका नाम है V कमाकोती, उन्होंने ये अनाउंस करा कि जो IIT मद्रास है वो अपना एक जो है अपना सेट इस्टेब्लिश करेगा, कहाँ पर, अफ्रीका के तंजानिया में। और मैं आपको बता दूं कि ये अपने तरीके का फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा जिसको स्थापित किया जाएगा तंजानिया में, ठीक है ना। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो IIT मद्रास है वो कहाँ पर स्थित है, तो IIT मद्रास तमिलनाडु के चेन्नई में जांजीबार में स्थित है, ठीक है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं, यानी जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं वो कौन बन गए हैं, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस नंबर के बने हैं, तो 22वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये अब्दुल हमीद की जगह लेंगे जो अभी तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। बेल्जियम की एक कंपनी है जिसका नाम है वीटो,
ठीक है ना। तो इस कंपनी ने अयोध्या में अपनी बायोडीजल परियोजना शुरू करी है। 2 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बेल्जियम की इस कंपनी के द्वारा बायोडीजल परियोजना चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से अयोध्या में जो कचरा निकल रहा है, कूड़ा निकल रहा है, उसको जो है बायोडीजल में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है ना। ऐसी तकनीक के साथ में कि जो कचरा है वो बायोडीजल के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो इस कंपनी के माध्यम से ही ये काम किया जाएगा अयोध्या शहर में। अयोध्या कहाँ है? जैसा कि हम सबको पता है कि यूपी में है अयोध्या, और जैसा कि हम सबको ये भी पता है कि अयोध्या में ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास जुपिटर से। जुपिटर वो बृहस्पति ग्रह के बारे में बात नहीं हो रही है, प्लैनेट के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जुपिटर यहाँ पर एक, मैं आपको बता दूं तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में काम करेगी, और इसके लिए इसने लाइसेंस प्राप्त कर लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये कंपनी अपने ओन सोर्स के माध्यम से, अपने सोर्स के माध्यम से, अपने संसाधनों के माध्यम से क्रेडिट प्रदान करेगी, और स्पेशली स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा इसके द्वारा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जुपिटर एक नियो बैंक है, और इसके लिए 2019 में जितेंद्र गुप्ता के द्वारा स्थापित किया गया था इसे, है ना। और ये कंपनी अलग तरीके से काम करेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये। ठीक है। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड और कोरियन कोस्ट गार्ड के बीच में 25 अप्रैल को नई दिल्ली में 11th हाई लेवल की मीटिंग कराई गई है, और ये इसके लिए 2006 में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था, एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके तहत ही ये मीटिंग कराई गई है। इसमें दोनों देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित करने के लिए, और जो ट्रेनिंग के लिए जो प्रशिक्षण सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए भी बात करी गई है या समझौता करा गया है। दोनों देशों के बीच में जो समुद्री एरिया है वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, सर्च करने के लिए, रेस्क्यू को बढ़ाने के लिए, और जो मैरियन पॉल्यूशन होता है, यानी जो समुद्री प्रदूषण है, उसको किस तरीके से कम किया जा सके, इन सब विषयों पर बात करी गई है। देखिए, हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि जो साउथ कोरिया है वो वो जो है पूर्वी एशिया में स्थित है। जब आप एशिया का मैप देखोगे, एशिया महाद्वीप का, तो वहां पर एशिया के पूर्वी हिस्से में आपको दिख जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को हम शांत सुबह की भूमि भी कहते हैं। 1953 में कोरियाई युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस कोरियाई युद्ध के द्वारा कोरिया को, जो कोरियाई प्रायद्वीप है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया था। पहला पार्ट था कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको नॉर्थ कोरिया बोला गया, और दूसरा पार्ट था रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको साउथ कोरिया बोला गया। जो कोरिया है, साउथ कोरिया है, इसकी राजधानी सियोल है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है, यानी मेट्रोपोलिस सिटी है ये। ठीक है। और साथ में ही जो मार्शल आर्ट, जिसको हम बोलते हैं ताइक्वांडो, ताइक्वांडो जो मार्शल आर्ट है, वो उत्तर कोरिया में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। राष्ट्रपति यून सुक योल है, और मुद्रा यहाँ पर दक्षिण कोरियाई वोन चलती है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल। ये शिरोमणि अकाली दल से रिलेट करते थे, और 25 अप्रैल को 95 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। पहली बार ये कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनकर 1957 में मलोट से राज्य विधानसभा में इन्होंने प्रवेश किया था। और मैं अब आपको बता दूं कि इनका जन्म 8 दिसंबर 1927 को मलोट के पास अबुल खुराना में हुआ था, और ये 11 बार विधायक चुने गए थे, और केवल सिर्फ 2 बार हारे थे अपने पूरे करियर में। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रकाश सिंह बादल थे, ये 4 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है। अच्छा, इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो 1990 का जो टाइम पीरियड चल रहा था, 1990 का जो दशक चल रहा था, उस समय पंजाबी उग्रवादियों से इन्होंने बात करी थी, और पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए जो इनकी कोशिशें थी, उसके लिए इनको याद किया जाता है। साथ में ही 2015 में इनको भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है, उससे नवाजा गया था, जिसका नाम है पद्म विभूषण। यानी पद्म विभूषण 2015 में इनको मिला था, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। देखिए, हम पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं, तो पंजाब को आप भारत के उत्तरी हिस्से में देख लेंगे, पाकिस्तान से इसकी बॉर्डर शेयर होते हैं।
साझा करता है ये। साथ में मैं आपको बता दूं कि पंजाब का जो सबसे इम्पोर्टेंट शहर है वो कौन सा है, तो अमृत शहर है। और अमृत शहर की स्थापना 1570 में करी गई थी सिख गुरु रामदास जी के द्वारा। और यहीं पर स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर साहिब कहते हैं, वो स्थित है, जो जो सिख समुदाय का सबसे पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, जो आम आदमी पार्टी से रिलेट करते हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें और लोकसभा के लिए 13 सीटें यहाँ से जाती हैं। अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो 23 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और आधिकारिक पशु काला हिरण है, आधिकारिक पक्षी उत्तरी गोशावक है और आधिकारिक नदी यहाँ पर सिंधु नदी हमें देखने को मिल जाएगी। और पंजाब अपने आप में धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है सिख समुदाय के लिए। देखो, त्रिपुरा के पहले पद्मश्री विजेता थे हिमांशु मोहन चौधरी। इनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये सिविल सेवा अधिकारी थे, यानी सिविल सेवक थे ये। और मैं आपको बता दूं कि जब 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था, उस समय लगभग 2.5 लाख बांग्लादेशी भारत आकर बस गए थे। तो जो शरणार्थी थे उनके लिए इन्होंने आश्रय देने का काम किया, भोजन के लिए काम करा, और जो भी अन्य ज़रूरतें थी उनकी, जो भी उनके जीने के लिए जो भी ज़रूरतें थी, एसेंशियल जो भी ज़रूरतें थी, वो सारी पूरी कराई गई थी इनके द्वारा, यानी हिमांशु मोहन चौधरी के द्वारा। और इसी काम के लिए इनको पद्मश्री भी दिया गया था। तो इनका अभी निधन हो गया है 84 वर्ष की उम्र में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करा है। मैं आपको बता दूं कि पहले दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव ये दोनों अलग अलग यूटी थे, बट अब इनको ये जो है पूरी एक ही यूटी हो गए हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो यहाँ पर पहला नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है और अपने तरीके का ये पहला इंस्टीट्यूट है जो सिलवासा में खोला गया है और लगभग 203 करोड़ रुपए का लागत आया है। और साथ में ही प्रधानमंत्री ने सिलवासा में ही 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 96 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, यानी 96 परियोजनाएं स्टार्ट करी गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसका शिलान्यास किया गया है। ठीक है। साथ में दूसरी न्यूज है हमारे पास, इंडस इंड बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो किसे नियुक्त किया गया है, तो वो सुमंत कठपालिया को नियुक्त किया गया है। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है सुमंत कठपालिया को। देखिए, दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में जो बीजेपी उम्मीदवार हैं शिखा राय, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। तो नामांकन वापस लेने की वजह से जो आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय हैं उनको निर्विरोध रूप से मेयर चुन लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास उत्तराखंड से। उत्तराखंड में समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और परिवहन मंत्री थे चंदन रामदास। तो चंदन रामदास का बागेश्वर के जिला अस्पताल में निधन हो गया है। बागेश्वर के जिला अस्पताल में निधन हो गया है, जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट में समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और परिवहन मंत्री थे। इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर से कल मुलाकात होगी 28 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो भी कंटेंट है उसको टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराया गया है। साथ में ही प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर किया करिए, आपके लाइक करने से मुझे कॉन्फिडेंस आता है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि मैंने जिन लोगों के लिए ये चैनल बनाया है उन लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत सारा खुश रहिए, बहुत सारे अच्छे काम करते रहिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। टेक केयर एंड बाय बाय।